प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान पेपर छठा भारतीय शासन एवं राजनीति, और आज का टॉपिक है द पार्लियामेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा के संगठन के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आज लोकसभा की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संसद के दो सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा के कार्य, इनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला बिंदु है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां या कार्य, जिनको विधायी कार्य भी कहा जाता है, विधायी शक्ति के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए, संविधान के अनुसार भारतीय संसद संसूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयकों को दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए ये विधेयक भेज दिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था करता है और लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का फैसला लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को है और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को सिर्फ 6 महीने तक रोक रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। व्यवहार में हम ये कह सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये लोकसभा की विधायी शक्तियां थी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है उसको वित्तीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में
शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बिल्कुल गौण है। शून्य के बराबर वित्तीय शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा को। आर्टिकल 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। संविधान का जो आर्टिकल 109 है उसमें साफ लिख दिया गया है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक को लौटा देना होगा। ये कंडीशंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रख सकता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना और न करना लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर लोकसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक लोकसभा में न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। वार्षिक बजट और अनुदान मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को ही प्राप्त है। अगला बिंदु है, पॉइंट है लोकसभा की शक्ति व कार्यों का। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और संविधान के अनुसार कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार की कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूर्व प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं और संसद सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके या किसी सरकारी विधेयक में ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह कामरों को प्रस्ताव पास करके भी सरकार की नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है। अंतिम रूप में लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है लोकसभा की शक्ति और कार्यों का, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए, लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार है, तो दूसरी ओर उसे संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और उसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है जिससे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है।
क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत अथवा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अर्थात संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत स्वरूप को ही बदल दे या उसे नष्ट कर दे। इसके बाद लोकसभा की शक्ति या वो कार्यों का अगला जो पॉइंट है वो निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा की क्या शक्ति और कार्य है। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। आर्टिकल 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी किया जाता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। अगला जो बिंदु है शक्ति कार्यों का लोकसभा की, जनता की शिकायतों का निवारण। देखिए, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण व कार्यों का संचालन या संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखकर करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से यही कार्य संपादित करती है। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है लोकसभा की शक्ति व कार्यों का। लोकसभा के द्वारा निम्न विविध कार्य भी किए जाते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जब संकट काल की घोषणा की जाती है तो संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेना अति आवश्यक है। ये विद्यार्थियों, ये लोकसभा की शक्तियों के उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली व प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो अनुचित न होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।